हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 128 और 129 यानी कि 128 और 129 पे एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो है ना नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है ना वो जीरो लग रही है स्टूडेंट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करे नॉन जीरो वेलोसिटी से, यानी उसका वेलोसिटी जो है नॉट इक्वल टू जीरो आए, यानी कि उसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहे, ऐसा पॉसिबल है जबकि उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स जो है ना वो जीरो लग रहा है स्टूडेंट। तो आपको बता दें कि कोई भी बॉडी होती है ना, उसको अगर वो मूव करे इसका मतलब उसके ऊपर नेट अनबैलेंस्ड फोर्स जो है ना वो जीरो नहीं है स्टूडेंट। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो रहती है ना, इसका मतलब वो मूव नहीं करेगी स्टूडेंट। अनबैलेंस्ड फोर्स जो नॉट इक्वल टू जीरो होगी तब उसका वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तब वो वेलोसिटी मूव करेगी। लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस है जिनके अंदर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका बॉडी पे नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो रहे और बॉडी का वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो। कब? देखिए, पहला कंडीशन तो यह है कि आप जब आप ऑब्जर्व करो ना, तब वो बॉडी जो है ना, जब आपने ऑब्जर्व किया तो वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ के अंदर स्टूडेंट। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब अगर वो 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से किसी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है ना, तो हर टाइम उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर हावर रहेगा। उसका स्पीड कॉन्स्टेंट है 50 किलोमीटर पर हावर। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट उस पर जो फोर्स लग रहा है ना, यानी कि जो एक्सटर्नल हम फोर्स दे रहे हैं ना वो जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है। अब ना तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है उस पर ना कम। अगर फोर्स कम ज़्यादा होता तो क्या होता, या जो स्पीड है इसका वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो कम ज़्यादा होता। अब स्पीड लगातार यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड लगातार एक ही स्पीड है, इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर जीरो लग रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर कोई बॉडी जो ऑलरेडी ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स होगा नेट, वो जीरो होगा। या दूसरा, व्हेन नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करिए उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे ना, तो आपका वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा स्टूडेंट। जैसे डायरेक्शन में चेंज करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होती है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होती है तो आपका वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती है स्टूडेंट। थर्ड है, व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड जीरो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है वो अगर जीरो हो जाए स्टूडेंट, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर जीरो हो जाए ना तो आपका जो बॉडी है वो जो है ट्रैवल कर सकती है नॉन जीरो वेलोसिटी पे, जब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो हो। या फिर एयर रेजिस्टेंस, ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस अगर आप एकदम से जीरो कर दो ना तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट एक्सप्लेन। कह रहा है कि आप किसी कारपेट को क्या करते हो, स्टिक से हिट करते हो तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर निकल आते हैं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज कारपेट मूव टू एंड फ्रो स्लाइटली बट द डस्ट पार्टिकल टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कह रहा है कि जैसे आप क्या करते हो, कारपेट के ऊपर स्टिक से हिट करना स्टार्ट करते हो तो आपका कारपेट के अंदर टू एंड फ्रो मोशन होने लगता है, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है स्टूडेंट वो क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, और वो रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी। तो अगर आपका जैसे कोई कारपेट है, जैसे आप उसको स्टिक से इस तरह से करते हो तो आपका कारपेट पे फोर्स लगाया, कारपेट जो है पीछे की तरफ मूव करता है, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो वहीं रहने की कोशिश करते हैं और वो इस तरह से वो अर्थ सरफेस पे जो है वो गिर जाते हैं स्टूडेंट। इसका अगर एक्सप्लेनेशन आप बड़ा चाहते हो, अच्छे से एक्सप्लेन अगर इसको अच्छे से करना चाहते हो ना, तो ये आपका वीडियो है ना उसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल में दिया हुआ स्टूडेंट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया वाला वीडियो है, उसके अंदर इनर्शिया के एप्लीकेशन के अंदर ये जो आपका कंसेप्ट है वो अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस विद ए रोप। कह रहा है कि कोई भी बस है उसके ऊपर अगर आपको लगेज रखना है ना तो उसको रोप से अच्छी तरह से टाई या अच्छी तरह से बांध कर क्यों रखा जाता है स्टूडेंट? तो बिकॉज इफ बस स्टार्ट मूविंग सडनली, अगर आपका बस जो है एकदम से सडनली स्टार्ट होता है, मूव करना स्टार्ट करता है, देन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेज टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। आपका जो लगेज है वो रेस्ट में होता है, क्योंकि बस पहले किस
में था, रेस्ट में, उसके पास इनर्शिया होता है, कौन सा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एंड हैंस फॉल डाउन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, अगर आपका बॉडी को रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही रहेगा स्टूडेंट, या रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, जिसके कारण आपका लगेज है वो क्या फॉल डाउन हो सकता है, यानी कि बस से गिर सकता है। और इफ़ बस स्टॉप सडनली, अगर आपका बस मूव कर रहा है और सडनली बस को रोकना पड़ता है, ब्रेक लेने पड़ते हैं, तो क्या होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, लगेज जो है, पहले बस मोशन में था, लगेज भी मोशन में था स्टूडेंट, और उसके बाद इनर्शिया था, कौन सा, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कोई बॉडी मूव कर रही है मोशन में, तो वो मोशन में रहने की कोशिश करती है स्टूडेंट। तो अगर आपका जो बस एकदम से सडनली ब्रेक लेता है, स्टॉप होता है, तो उसको वो जो आपका लगेज है वो क्या करेगा, मूव करते रहने की कोशिश करेगा, और जो है बस के आगे जो है गिर सकता है, फॉल डाउन हो सकता है। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड rolls down a hill with a constant acceleration at travel at a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration, find the force acting on it if its mass is 7 metric ton. तो देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए स्टूडेंट, क्या कह रहा है, एक ट्रक है जो स्टार्ट होता है रेस्ट से, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ट्रक का 0 है, और एक्सीलरेट करता है कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन से, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लेता है, 400 मीटर का, कितने टाइम में, 20 सेकंड में। आपको फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन कितना है, और ये मूव कर रहा है, इसका मतलब इस पर फोर्स लग रही है, तो फोर्स कितना लग रहा है स्टूडेंट। तो देखिए एक्सीलरेशन निकालते हैं, पहले फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस यहाँ क्या है, डिस्टेंस है, यू इनिशियल वेलोसिटी, टाइम हाफ, ए क्या है एक्सीलरेशन है, टी क्या टाइम। तो देखिए सारी वैल्यू दिया हुआ, सिर्फ एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ, सारी वैल्यू पुट कर दिए। या डिस्टेंस कितना, एस की जगह 400, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू रख दीजिए 20 सेकेंड, हाफ ए टी का स्केयर यानी 20 का स्केयर। तो आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर स्टूडेंट, ये एक्सीलरेशन आएगा। इसके जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो ना, एसआई यूनिट लगाना, जैसे एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्केयर है यहाँ। इसके बाद फोर्स कैलकुलेट करना, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन अभी आपने निकाला है, मास अभी दे रखा है 7 मेट्रिक टन का, 1 मेट्रिक टन में 1000 किलो होते हैं स्टूडेंट, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास कितना हो जाएगा, इसका किलोग्राम में लेना है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है ना एसआई यूनिट में लेते हैं, मास यानी कि मास किलोग्राम में होता है, या मेट्रिक टन में दिया हुआ है, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 मेट्रिक टन में 7000 किलोग्राम होते हैं। एक्सीलरेशन का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया, रख दीजिए, तो आपके पास फोर्स आ जाएगा 14000 न्यूटन। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between stone and ice? कह रहे देखिए ये आइस है, इस तरह का सरफेस है, ये स्टोन है स्टूडेंट। स्टोन जो है ना आपका वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, नीचे की तरफ जो है ना मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद ये 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है और यहाँ आके रेस्ट पे आ जाता है, यानी 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके रेस्ट पे आ जाता है। तो आपको निकालना है फोर्स, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। देखिए ये मूव कर रहा था, रेस्ट पे आ गया, इसका मतलब फोर्स लगा, फोर्स किसने लगाया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा, वो हमें कैलकुलेट करना है फोर्स, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना फोर्स लग रहा है, यानी कि इसको रोकने के लिए, रेस्ट पे लाने के लिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मास तो हमें दिया हुआ है स्टूडेंट, लेकिन एक्सीलरेशन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स आ जाएगा। पहले एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ, देखिए इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 20 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे आ गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। एस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 मीटर। ए वैल्यू कैलकुलेट करना, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। इस फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ए एक्सीलरेशन है, एस डिस्टेंस है, ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है। 2a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एस की जगह वैल्यू रख दीजिए 50, वी का वैल्यू 0 है, यू का वैल्यू 20, ये वैल्यू पुट कर देंगे। एक हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड के स्टूडेंट, यानी कि ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई -4। माइनस का मतलब हो गया एक्सीलरेशन जो है ना नेगेटिव एक्सीलरेशन है स्टूडेंट। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब इस बॉडी की लगातार स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है स्टूडेंट।
इसके बाद क्या करना, फोर्स कैलकुलेट करना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन। मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम की बॉडी है, एक्सीलरेशन अभी निकाला स्टूडेंट -4, तो फोर्स कितना आ जाएगा, -4 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। फोर्स जो है नेगेटिव आया है, माइनस का साइन है। माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो फोर्स लग रहा है ना, वो जिस बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करी ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी कि ये बात हो रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की स्टूडेंट। तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया, -4 न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, ए 8000 किलोग्राम इंजन पुल ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ द 2000 किलोग्राम along a horizontal track if the engine exert a force of 40,000 Newton and the track offer a friction of 5,000 Newton, then net acceleration, then calculate net acceleration force, एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन है, ये इंजन है ट्रेन का, इसका मास दिया हुआ है 8000 किलोग्राम स्टूडेंट। इसके बाद इसके जो है ना 5 वैगन्स है, 5 डिब्बे हैं स्टूडेंट ट्रेन के, जिनका प्रत्येक का जो आपका हर एक का जो मास है वो 2000 किलोग्राम है। इसका 2000, इसका 2, इसका 2, इसका 2000 किलोग्राम स्टूडेंट। और ये जो आपका ट्रेन है ना, वो इंजन जो है ना आपका, वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 40,000 न्यूटन फोर्स, 40,000 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है इन सबको खींचने के लिए। और जो ट्रैक है ना, ये रेलवे ट्रैक है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5000 न्यूटन का। तो आपको बताना नेट एक्सीलरेशन फोर्स, यानी कि जिस फोर्स की वजह से बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ना, वो फोर्स कितना है स्टूडेंट। तो बिल्कुल सिंपल है, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स यानी जिस फोर्स की वजह से बॉडी आपकी ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, वो फोर्स कितना है, टोटल फोर्स कितना लगा रहा है इंजन 40,000 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है ट्रैक का 5000 न्यूटन, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि जिसकी वजह से एक्सेलरेट कर रही है वो कितना है 40 माइनस 5000, यानी कितना आ जाएगा स्टूडेंट 40,000 माइनस 5000 35 न्यूटन्स, यानी कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जिसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ना, वो फोर्स है 35,000 न्यूटन स्टूडेंट। इसके बाद निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन कितना एक्सेलरेट कर रही है स्टूडेंट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एक्सेलरेशन निकालना है, फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन स्टूडेंट। तो फोर्स इज इक्वल टू मास, कितना मास दिया हुआ है हर एक वैगन का कितना 2000, टोटल कितने हैं 5 वैगन है स्टूडेंट, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 10,000 किलोग्राम। इंटू में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, फोर्स कितना लग रहा है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स की बात करें 35,000 लग रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो ट्रेन है एक्सेलरेट कर रही है। इसके बाद निकालना है फोर्स ऑफ वैगन 1, जो वैगन 1 है ना, ये वैगन 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट, यानी कितने फोर्स के साथ ये इसको खींच रहा है। इसका मतलब देखिए स्टूडेंट, हमें निकालना है कि वैगन 1 वैगन 2 पे कितना फोर्स लगाना है। इसका मतलब ये हो गया कि वैगन 1 जो है ना 2, 3, 4, 5 इन टोटल लास्ट वाले जो 4 वैगन्स है ना, इन पे कितना फोर्स लगा रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए ये सारे आपस में अटैच है, और वैगन 1 जो है ना 2 पे फोर्स लगा रहा है ना, वो सिर्फ 2 पे नहीं लगा रहा, वैगन 1 2 के साथ 3 पे लगा रहा, 4 5 इकट्ठा सबको क्या कर रहा है, अपनी इकट्ठा खींच रहा है स्टूडेंट, यानी कि वैगन 2 पे लगा रहा है फोर्स, इसका मतलब वो 3 पे 4 पे 5 पे सबको बराबर लगा रहा है। तो फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 का मतलब फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका लेंगे 4 वैगन्स का, क्योंकि 1 जो है ना वो सिर्फ 2 पे नहीं, 2 के पीछे भी और वैगन है उन पे भी फोर्स लगा रहा है, अगर 2 पे लगा रहा है तो इसलिए क्या किया 4 वैगन्स का मास लिया इंटू एक्सेलरेशन, सबके अंदर एक जैसा प्रोड्यूस हो रहा है, जैसा अभी मैंने निकाला 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास फोर्स आ जाएगा 28,000 न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, ए ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, कह रहा है कि व्हीकल है जिसका वेट दिया हुआ, आपको मास दिया हुआ है, और ये जो है ना एक रोड पे जो है ना चल रहा है, और रोड धीरे धीरे इसका यानी कि नेगेटिव एक्सीलेट कर रहा है 1.7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो कह रहा है इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, यानी रोड कितना फोर्स लगा रहा है इसको रोकने के लिए। तो देखिए मास दिया हुआ है हमें 1500 किलोग्राम, एक्सेलरेशन दिया हुआ है माइनस का 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टूडेंट।
इसके बाद हमें क्या निकालना है, फोर्स, कितना फोर्स लगा रहा है रोड, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स मास दिया हुआ है हमें, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, फोर्स आ जाएगा 2550 न्यूटन। नेगेटिव का है, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज़ दी फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ द व्हीकल, यानी कि ये जो है ना फ्रिक्शनल फोर्स आया जो रोड क्या कर रहा है, लगा रहा है इसको, गाड़ी को, व्हीकल को रोकने के लिए। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, यूजिंग ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंस्टेड मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्ट ऑन द कैबिनेट। कह रहा है आपके पास ना एक वुडन कैबिनेट है, इसको क्या कर रहे हो आप, इसके ऊपर 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, और ये मूव भी हो रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है स्टूडेंट। तो कह रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है। तो देखिए स्टूडेंट, आप 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी ना तो डिक्रीज हो रही है ना इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ पे इसका अपोज जो है ना वो जीरो हो रहा है स्टूडेंट, यानी फ्रिक्शनल फोर्स जीरो। फ्रिक्शनल फोर्स जीरो यानी कि कब होगी, जब यानी कि हमने जो 200 न्यूटन फोर्स लगा रखा है ना, यानी इसका फ्रिक्शनल फोर्स भी 200 न्यूटन है, और हमने 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो है उससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो, यानी बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेट करेगी। तो हम लिख सकते हैं वी अप्लाई 200 न्यूटन फोर्स, बॉडी मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नो चेंज इन द वेलोसिटी, इट मीन 200 Newton force which we applied is equal to the frictional force because body do not decelerate student. Its velocity mean applied, its decrease its velocity mean applied force is फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है, तभी इसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा स्टूडेंट। तो हम लिख सकते हैं कि इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा 200 न्यूटन, यानी कि माइनस का 200 न्यूटन। फ्रिक्शनल माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है स्टूडेंट, ये वो फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है। आगे देखिए 11th क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास, दो ऑब्जेक्ट है, प्रत्येक का मास जो है ना 1.5 kg का है स्टूडेंट, यानी कि हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स है ए और बी, तो ए का मास जो 1.5 kg, तो इसका भी कितना 1.5 kg, और दोनों के दोनों मूव करिए, यानी कि ये मूव करिए 2.5 मीटर पर सेकंड और ये मूव करिए अपोजिट डायरेक्शन में 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से, ठीक है। तो इसके बाद देखिए दोनों का वेलोसिटी यानी कि अपोजिट है, सेम है 2.5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, 2.5 पर सेकंड इस डायरेक्शन में, यानी अपोजिट वेलोसिटी है दोनों का स्टूडेंट। तो कह रहा है इसका मतलब दोनों में क्या होगा, कोलिजन होगा, क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, तो कोलिजन होगा। तो स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर कोलिजन जो है ना दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन स्टूडेंट। कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम निकाल लेंगे दोनों बॉडी का, कोलिजन के बाद में टोटल मोमेंटम जो है वो निकाल लेंगे, यानी कि जो टोटल मोमेंटम आएगा ना बिफोर कोलिजन वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। इसके बाद हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कैसे निकालेंगे, बिफोर कोलिजन मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो मास दिया हुआ वेलोसिटी दिया, मास वेलोसिटी दिया हुआ, दोनों का मोमेंटम निकाल के टोटल कर देंगे स्टूडेंट। तो देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ m1 मान लेते हैं 1.5 kg है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं 2.5 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। तो मोमेंटम कितना आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी 1.5 इंटू 2.5, हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम 3.75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। ये क्या है, ये मोमेंटम का ऐसा यूनिट है। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट का मास m2 मान लेते हैं कितना 1.5 kg, वेलोसिटी कितना माइनस का 2.5 मीटर पर सेकंड, माइनस वेलोसिटी का मतलब इस बॉडी का वेलोसिटी है वो इस बॉडी के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। हम मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मास का वैल्यू रख दीजिए, वेलोसिटी का वैल्यू रख दीजिए, मोमेंटम कितना आ गया माइनस का 3.75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो देखिए दोनों का मोमेंटम आ गया, इसका भी और इसका भी। अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालना है तो दोनों को प्लस कर देंगे, 3.75 प्लस माइनस का 3.75, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना आ जाएगा स्टूडेंट, एक प्लस का एक वैल्यू का मोमेंटम, यानी टोटल मोमेंटम 0 आ जाएगा स्टूडेंट।
अब ये टोटल मोमेंटम आया है ना, ये किसके इक्वल है, बिफोर कोलिजन आया, ये आफ्टर कोलिजन के भी इक्वल है स्टूडेंट, यानी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी आपका कितना आ गया, 0 आ गया स्टूडेंट। टोटल मोमेंटम कितना, टोटल मास कितना आ गया बॉडी का, 1.5 प्लस 1.53 kg मास, यानी कोलिजन के बाद मास तो सेम रहेगा, लेकिन टोटल वेलोसिटी जो है ना हम मान लेते हैं कि v कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट। तो टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना होगा टोटल सेम रहेगा 3, वेलोसिटी v कंसीडर किया हुआ, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, 0 के, क्योंकि टोटल मोमेंटम ये क्या है आफ्टर कोलिजन, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन किसके इक्वल है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अभी आया कितना 0, तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो हमारा v का वैल्यू आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया कोलिजन के बाद जो ऑब्जेक्ट है दोनों के दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे स्टूडेंट, वेलोसिटी उनका 0 हो जाएगा।